आपका इंटरव्यू स्केड्यूल्ड हो गया है एम्बेसी ऑफ जापान में, मतलब कोई नॉर्मल छोटी मोटी कंपनी नहीं, एम्बेसी ऑफ जापान है यार। और आपको समझ नहीं आ रहा है मेरा आउटफिट क्या होना चाहिए, किस टाइप के इंटरव्यू में क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने लोग होने वाले हैं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या आपका रिटर्न एग्जाम होगा नहीं होगा, इंटरव्यू का लेवल क्या होने वाला है, क्या कुछ टिप्स मिल सकते हैं, इन सब के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। एम्बेसी ऑफ जापान में जब जेट के इंटरव्यू के लिए आप जाते हो, तो आप अगर सिर्फ ये सोच रहे हो कि भाई आपकी जापनीज़ अच्छी होगी तो हो जाएगा, पास हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। इंटरव्यू में और भी चीज़ें आने वाली, बहुत ही ट्रिकी होने वाला है, तो इसको देखते हैं। नमस्कार, कोनिचिवा। मेरा नाम है अक्षय अग्रवाल और मैं काम करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ जापान के लिए एज अ जेट CIR नागी टाउन, जो कि है ओकायामा में। मेरे पास इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे यार। जेट इंटरव्यू के ऊपर ये इंडिया से पहला वीडियो है। तो भले ही आप जेट ALT के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, या CIR के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, या SEE के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, इन सभी के लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिसने भी जेट का फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है। तो मुझे पता है कि यार फर्स्ट राउंड में कितनी मेहनत लगती है, कितना डॉक्यूमेंटेशन है, और इतने सारा पेजेस लिखना करना, और सबसे इम्पोर्टेंट है SOP। अब जब एम्बेसी से मेल आया होगा कि यार आपका सिलेक्शन हो गया, तो बस खुशी तो बहुत हुई होगी, लेकिन साथ में नर्वसनेस, और रात दिन सोचते होंगे यार कैसा होगा, कैसा क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा। तो नींद भी नहीं आ रही होगी, हो सकता है। तो यार कोई बात नहीं, चिल करो और इस वीडियो को एंड तक देखो, हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिल जाए। तो सबसे पहली चीज़ है, डू नॉट लेट। अब आप लोगों को पता है जापान कितना पंक्चुअल है, और आप एम्बेसी ऑफ जापान में जा रहे हो, एम्बेसी में जा रहे हो, तो आप बिल्कुल भी लेट नहीं हो सकते हो, क्योंकि इस इंटरव्यू के ऊपर आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड कर रहा है ना। आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनोगे नहीं बनोगे, तो लेट नहीं हो सकते आप। बिल्कुल भी लेट नहीं होना है। आप क्या कर सकते हो, आधी घंटा या 1 घंटे पहले पहुँचोगे वहाँ पे, और आराम से आसपास कहीं पे कॉफ़ी पी या कुछ भी, और कुछ लाइट ब्रेकफास्ट करना है, कुछ फ्रूट्स हो गए या कुछ सैंडविच हो गया, एकदम लाइट, कुछ भी तली फुली चीज़ें मत खाना, ठीक है। तो माइंड भी आपका काम रहना चाहिए, बॉडी भी काम रहनी चाहिए एकदम। आप गए अंदर, आपकी सिक्योरिटी चेक हुआ, आपको एक ID कार्ड मिला जाएगा, और आप बोलेंगे वेट करो। तो ये ध्यान रखना, आधी घंटा आपको पहले पहुंचना है, उस हिसाब से आप घर से निकलो। उसके बाद हम बात करेंगे आउटफिट की। एम्बेसी ऑफ जापान में जा रहे हो तो आपको फॉलो करना है जापान का कल्चर। तो भले ही आप मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, आपको ट्राई करना है ब्लैक बिजनेस सूट, अगर पहन सको आप तो वो फॉर्मल में पहन के जाना है आपको। किस तरीके से होता है वो इधर और इधर आप देख सकते हो। अगर आपके पास है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, नहीं है तो अपने दोस्त वगैरह से कुछ मांगो, हेल्प लो। और तब भी नहीं है तो खरीद सकते हो, और खरीद भी नहीं सकते तो फिर कुछ दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ब्लैक नहीं है तो ब्लू, लेकिन कुछ भी ऐसे स्टैंड आउट कलर ना हो, इसका ध्यान रखना है। और चमकीला या ऐसा पार्टी वेयर वो नहीं पहन के जाना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। और अगर है ही नहीं, कुछ ऑप्शन ही नहीं बच रहा है, तो एक जुगाड़ ये हो सकता है लास्ट में कि वाइट शर्ट है, ब्लैक पैंट है, उसके ऊपर आपने टाई लगा ली, तो वो भी चल सकता है। लेकिन अगर ब्लैक ब्लेज़र भी आपके पास है तो बेस्ट है। और जब आपका चांस आ जाएगा इंटरव्यू का, ठीक है, तो बहुत नर्वस हो गए आप, लेकिन खुद को काम रखना है। और कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें भी मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। तो आप गए, वहाँ पे गेट होगा, 3 टाइम्स नॉक करना है, जापानीज़ कल्चर है। टक टक टक, 3 टाइम्स नॉक करने के बाद वो लोग बोलेंगे आ जाओ। आपको एंटर करने से पहले बोलना है शित्सुरिशिमास, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे, उसके बाद 4 से 5 लोग बैठे होंगे। लिटरली भाई ये मजाक नहीं है, खतरनाक इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। 4 से 5 लोग ऐसे बैठे होंगे, एक चेयर लगी है, वहाँ पे आपको बैठना है। तो ऐसा नहीं है आप जाके बैठ गए, ठीक है, आपको चेयर के पास जाके आप खड़े हो गए, आपने बोला, उन्होंने बोला ठीक है बैठ जाओ, आपने शिट्स ऋषिमास बोल के फिर बैठना है। ऐसे नहीं कि बस जाके बैठ गए, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हो सके तो जापानीज़ ग्रीटिंग के साथ आप हिंदी में भी उनको नमस्ते करके ग्रीट कर सकते हो। और पूरा इंटरव्यू जो है आपका जापानीज़ में होने वाला है, लेकिन इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो अपने माइंड को रेडी रखना। अगर सामने वाला जापानीज़ में क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको जापानीज़ में आंसर करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहा है तो इंग्लिश में आंसर करना है। अपोजिट नहीं होना चाहिए, सामने वाला जापानीज़ से बोल रहा है आप इंग्लिश में बोल रहा है जापानीज़ में, ठीक है। ये बेसिक मैनर्स हैं यार। मेरे टाइम पे 5 लोग थे इंटरव्यू लेने वाले, तो आप भी लेके चलो कि 4 से 5 लोग होने वाले हैं, मोस्टली जापानीज़ होंगे, और एक उसमें जो है इंडियन होगा। जो एक इंडियन होगा वो एक्स जेट होगा, मतलब वो एज अ CIR ऑलरेडी जापान में काम कर चुका होगा, ठीक है। तो वो आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन कर सकता है। बाकी जो जापानीज़ है वो जापानीज़ में क्वेश्चन करेंगे। तो इससे आपकी जापानीज़ भी चेक हो रही है और साथ में इंग्लिश भी चेक हो रही है। अब हम बात करने वाले हैं जो जापानीज़ इंटरव्यूअर हैं और जो इंडियन इंटरव्यूअर है एक्स जेट CIR, वो किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे कर सकते हैं। मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो वो 34 मिनट चला था। मैंने अभी तक बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन 5 लोगों के सामने इंटरव्यू देना, और वो भी 34 मिनट्स तक, भाई काफ़ी लंबा टाइम है ये।
तो आपका जो इंटरव्यू का लेवल होगा वो 3 लेवल में डिवाइड होगा, ईजी, मीडियम और डिफ़िकल्ट। तो इस ईजी, मीडियम, डिफ़िकल्ट में क्या आने वाला है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो आपका एसओपी है ना, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो भाई अच्छे से पढ़ के जाओ। जो ऐसे आपने लिखा है, ठीक है, 2 पेजेस का लिखा होगा, 1 पेजेस का लिखा होगा, जो भी लिखा है उसको एकदम से एक एक लाइन उसकी अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि वो आपने लिखा है, ठीक है, उसकी वजह से आप सेकेंड राउंड में आओ। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उनको वो पसंद आया इसलिए आप सेकेंड राउंड में हो। तो वो देखना चाहते हैं जो इस बंदे ने लिखा है क्या ये पर्सन वही है, ठीक है, जो इसने लिखा है। तो इजी लेवल में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका होगा वो होगा जिकोशो काई ओनेगाइशिमास। तो सिंपल आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, और जो भी आपने एसओपी में लिखा होगा मोस्टली उसमें से कवर कर सकते हो आप अपने जैपनीज़ कैसे स्टार्ट करी, क्यों इसमें अप्लाई करा, ठीक है, ये सब इंट्रोडक्शन आपको देना है, लेकिन थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना है आपको। उसके बाद मीडियम लेवल पे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपके मोस्टली एसओपी में से आएंगे। वाई जेट, वाई यू, ये आपने एसओपी में भी लिखा होगा कि मुझे जेट प्रोग्राम में ही क्यों जाना है और आप मुझे ही सेलेक्ट क्यों करें, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। मेरे टाइम पे ये था वाई जेट में, उन्होंने पूछा था कि जेट प्रोग्राम ही क्यों, मतलब आप तो N1 भी क्लियर हो और आपको एक्सपीरियंस भी है इतना, और अभी जापान में भी आप रहते हो। उस टाइम मैं जापान में था और मैं ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहा था। तो उन्होंने बोला आप दूसरी जॉब भी तो कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट जॉब में ही क्यों जाना है, जेट प्रोग्राम में ही क्यों जाना है। तो मैंने बोला कि यार मुझे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है जापान में, और मुझे एज अ कल्चरल एम्बेसडर या बोल सकते हो कल्चरल ब्रिज जो है वो बनना है, ठीक है। तो मैं हमेशा से ही एज अ ब्रिज काम करना चाहता था इंडिया और जापान के बीच में, इसलिए मुझे जेट प्रोग्राम में और वो भी CIR में जाना है। कर तो मैं ALT की भी अप्लाई कर सकता था, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं किया, क्योंकि मेरा मोटिव ही ये था कि मुझे ऐसे प्रोग्राम में जाना है, ठीक है, जहाँ पे मैं एज अ ब्रिज काम कर सकूँ। तो अगर मैं किसी जापानीज़ कंपनी में जाऊँगा तो शायद मैं वो काम ना कर सकूँ। तो इतने सालों में 10 सालों में जो भी मैंने सीखा, अगर मैं जापान में हूँ तो इंडिया का कल्चर शेयर कर सकूँ, और इंडिया में हूँ तो जापान का कल्चर शेयर कर सकूँ। उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा कि अगर आपका सिलेक्शन इस बार नहीं होता है तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर अप्लाई करूँगा, और इस बीच जो है मैं और सीखूँगा इस प्रोग्राम के बारे में और कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, कहाँ पे कमी रह गई, ठीक है, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूँगा। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका जो मोटिवेशन लेवल है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही तुक्के में अप्लाई कर दिया और ठीक है हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया। उनको दिखाना पड़ेगा कि आप इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो कि यार आप मतलब जिद पकड़ लिया आपने कि मेरे को इसमें जाना ही है, क्योंकि इतने 100 ऑफ कैंडिडेट्स में एक कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वो लोग ये पूछ सकते हैं कि अलग अलग, इस पर 3 पोजीशन थी ना अलग अलग जगह के लिए, तो आपने स्पेसिफिक इसी जगह के लिए अप्लाई क्यों करा है, ये भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे अच्छा लगा इसलिए कर दिया, पूरा प्रॉपर रीज़न आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वो आई थिंक SOP में आपने लिखा होगा, नहीं लिखा तो भी आप जिस भी जगह आपने अप्लाई किया उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ेगा कि वहाँ पे एक्चुअल में CIR की रिक्वायरमेंट क्यों है, और वो भी इंडियन CIR क्यों हायर कर रहे हैं, क्या कोई सिस्टर सिटी रिलेशन है या फिर इंडियंस वहाँ बहुत ज़्यादा है, ये सब थोड़ा देख के जाना आप लोग, ठीक है। मैंने अप्लाई किया था होक्काइडो के लिए। होक्काइडो में उस टाइम रिक्वायरमेंट थी उराकावा टाउन में, अभी भी जो कि इस बार है, तो वहाँ पे लगभग 10,000 की पॉपुलेशन है, उसमें से 300 इंडियंस है, ठीक है। तो इंडियंस को कैसे मैं सपोर्ट कर सकता हूँ उसके बारे में मैंने बताया था। तो वाई जेट तो मैंने बताया। उसके बाद वाई यू का मैंने आंसर इस तरीके से किया था कि पूरा पायलट प्रोजेक्ट जो है मैंने उनके सामने शेयर किया कि वाई मी। उसमें ये था कि जो जो भी यहाँ पे काम करने के लिए आने वाले हैं, ठीक है, तो उनको जापान आने से पहले हम ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैं उनको पूरा सपोर्ट करूँगा और वो वापस इंडिया ना जाएं, ठीक है, यहीं पे रुक के काम करें, इसका सपोर्ट भी मैं करूँ। प्लस मैंने बोला कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिसपे मतलब अराउंड 4,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं उसको भी यूज़ कर सकता हूँ एज अ PR के लिए। तो जो टाउन है उसका प्रमोशन मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे कनेक्शन से उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, और मैं बहुत एक्टिव हूँ कल्चरल एक्सचेंज को लेके, तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है। ये सब मैंने बताया था, तो उनको लगा वाई मी, ठीक है, यही बंदा क्यों। और मैंने ये भी बोला मेरा ऐसा नहीं कि हाँ भाई जापान जाना है ये सब चीज़ें मेरे को मिलेगी इसलिए मेरे को अप्लाई करना है, मैं तो ऑलरेडी जापान में हूँ, ठीक है। तो आप अगर आपके पास जापान का एक्सपीरियंस है, आप कभी जापान में आए हो, तो वो शेयर करो। और कभी भी कल्चरल एक्टिविटीज़, कभी जापानीज़ के साथ कहीं घूमने को जाने मिला आपको, या फिर कुछ भी कल्चरल एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट करने को मिला, तो उस पर जोर देके बोलना आप, ठीक है, कि हाँ मैंने ऐसे किया है। तो मैंने जब जापानीज़ इंडिया में आए थे तो भी मैंने किया है, और मैं इंडिया से जापान जाऊँगा तो भी मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन था जो कि ट्रिकी था। अगर आप लोग पहले से प्रिपेयर करके जा रहे हो तो उसका आंसर कर सकते हो, लेकिन अगर आपने वीडियो नहीं देखा या पहले से प्रिपरेशन नहीं करी तो मुश्किल है। क्वेश्चन ये था कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप इंडिया से
उस टाउन में या जापान लेके जाओगे जो कि आपकी सिटी का या इंडिया का कल्चर शो करे, ठीक है। अब एकदम से भाई दिमाग में नहीं आता, क्योंकि मैं राजस्थान का हूँ और मुझे स्पेसिफिक राजस्थान से अगर कुछ लेके जाना है मैं शो कर सकूँ। लेकिन मैं अच्छी खासी प्रिपरेशन करके गया था, लगभग 1 हफ्ते बिना सोए कुछ करे भाई मैंने प्रिपरेशन करी थी इसकी। तो अच्छी प्रिपरेशन की थी, तो मुझे पता था क्वेश्चन आने वाला है। पहली चीज़ तो मैंने बताई कि राजस्थान में हमारे पगड़ी चलती है, तो पगड़ी जो है मैं लेके जाऊँगा और उन सबको पहनाऊँगा, तो उससे कल्चर शो होगा। दूसरा है राजस्थान के गानों के ऊपर, डांस के ऊपर मैं उनको डांस कराऊँगा, तो उससे भी कल्चर शेयर हो सकता है। प्लस तीसरा मैंने बोला कि उनको हैंडमेड आइटम्स या फिर मेहंदी जो है वो मैं लेके जाऊँगा और उससे भी कल्चर शेयर हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा रेडी रहना पड़ेगा। यहाँ तक मेरा इंटरव्यू पूरा जापानीज़ में चला और जो एक्स जेट CIR थी उन्होंने कोई भी क्वेश्चन नहीं करा। उसके बाद उन्होंने मेरे को इंग्लिश में बोला कि यार क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। मैंने बोला हाँ क्यों, ज़रूर। तो उन्होंने पूछा कि आप अब जैसे आप जाओगे, आपको अभी आप टोक्यो में रहते हो, ठीक है, आपकी पोस्टिंग जो है टाउन में होगी, वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम होती है और चीज़ें भी कम करने को होती है, तो आपको होम सिक फील होगा, ठीक है। तो उस टाइम आप क्या करोगे? तो मैंने बोला कि बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, मैं पहले दूसरी जगह रहता था चिबा में, उसके बाद मैं यहाँ पे आया तो मुझे बहुत ज़्यादा होम सिक फील हुआ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जब मैं ऐसा फ़ील करता हूँ कि मैं होम सिक हूँ या बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा हूँ, तो मैं कहीं पे घूमने चल जाता हूँ, या फिर मैं अपने दोस्त को कॉल लगाता हूँ, अपनी फैमिली को कॉल लगाता हूँ और मैं डेली अपनी फैमिली से बात करता हूँ ताकि मैं होम सिक फील ना करूँ, ठीक है। और इस जेट प्रोग्राम में अगर मुझे चांस मिलता है मैं आता हूँ, तो जब भी लॉन्ग हॉलीडेज़ आती है तो साल में एक बार जो है मैं इंडिया जाना चाहूँगा, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, अपनी जो भी छुट्टी वगैरह होगी उसको यूज़ करने के लिए। 1 हफ्ता आई थिंक ज़्यादा हो गया, मतलब बोल सकते हो 4-5 दिन के लिए जाऊँगा। तो आपको आंसर करना पड़ेगा कि होम सिक अगर आप होते हो, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे इस प्रॉब्लम को। आप, ये नॉर्मल चीज़ है, जापान में आने के बाद आप यार फील करते हो, होम सिक फील करते हो, कभी कभी रोना भी आएगा आपको, ये नेचुरल है। इसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे नहीं अपन कहाँ होम सिक यार, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकली चलना पड़ेगा, ठीक है। होम सिक फील करते हो तो सिंपली बोल सकते हो कि हाँ यार मैं अपनी फैमिली को रेगुलर कांटेक्ट करूँगा, या दोस्त जो हैं उनको कांटेक्ट करूँगा, या फिर जो मेरी आसपास की लोकल कम्युनिटी है, ठीक है, स्पोर्ट्स हो गया या कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई, उसमें भी पार्टिसिपेट करूँगा ताकि मैं अपने आप को एंगेज कर सकूँ, बिजी रहूँ, सिंपल। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप जेट प्रोग्राम में कितने साल तक काम करना चाहते हो। तो अगर किसी ने बोला मैं 1 साल करूँगा तो कुछ चांसेस है कि आपको नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में मैक्सिमम 5 ईयर्स तक आप काम कर सकते हो। तो बोलना है आपको मैक्सिमम 5 ईयर्स तक जो है मैं रहना चाहूँगा इसमें। और मैंने बेसिकली आंसर किया था कि कम से कम मैं 3 साल तो रहूँगा। उसका रीज़न ये दिया था मैंने, जैसे मैंने उनको पूरा मेरा जो पायलट प्रोजेक्ट है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मैं जापान आने के बाद कैसे इंडियंस को हेल्प करूँगा, सपोर्ट करूँगा, मैंने बताया। तो मैंने बोला आने के बाद 6 महीने तो मेरे को बहुत चीज़ें सीखने में लग जाएगी, ठीक है। और 1 साल तक मैं बहुत चीज़ देखूँगा कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, और दूसरे साल से मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, और तीसरे साल में आते आते मैं उसको पूरा ऐसे कर दूँगा कि मेरे बाद जो दूसरा अगर जेट CIR आता है तो उनको स्टार्टिंग से स्टार्ट ना करना पड़े, वो भी उस चीज़ को मतलब आगे फॉरवर्ड कर सकें, ठीक है। तो उस पूरे प्रोजेक्ट प्लान को बनाने में भाई मेरे को टाइम लग जाएगा 3 साल, तो कम से कम मैं लेके चल रहा हूँ कि 3 साल मेरे को लगेंगे। तो मैं 1 साल 2 साल तो नहीं, कम से कम 3 साल तो जेट प्रोग्राम में रहना चाहता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम जो है 5 साल है वो। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो था आफ्टर जेट क्या प्लान्स हैं आपके। तो मैंने बोला कि यार मेरा ऑलरेडी जयपुर में इंस्टीट्यूट है, राजस्थान में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है और मोर देन 9 ईयर्स हो गए हैं उसको रन करते हुए। तो वापस इंडिया जाने के बाद मैं उसको जो है कंटिन्यू करूँगा, और जो भी इतने सालों में इस प्रोग्राम में मैंने सीखा है वो मैं जो है वहाँ पे जाके इंडियंस को बताऊँगा या अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ में मैं जेट प्रोग्राम को भी आगे प्रमोट करना चाहता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आए। और आई थिंक शायद इसलिए आज मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ कि जो यार आपने बोला है ना वो दिल से बोलना है आपको, ठीक है। इसमें झूठ वूठ कुछ भी नहीं चलेगा। एज अ कोऑर्डिनेटर फॉर इंटरनेशनल रिलेशन जापान में आप इंडिया का कल्चर अभी तक शो कर रहे थे, और इंडिया जाने के बाद आप जापान का कल्चर शो करोगे, ऐसा कुछ आप बोल सकते हो। लेकिन आप सब जो वीडियो देख रहे हैं आप सेम आंसर दोगे तो फंस भी सकते हो, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के फिर आंसर देना आपको। अब इस इंटरव्यू के सबसे डिफिकल्ट लेवल पे अभी तक हम नहीं पहुँचे हैं, अभी पहुँचेंगे, थोड़ा सा वेट करो। और वो आपको बोल सकते हैं कि जिस जगह के लिए आपने अप्लाई किया है, जिस सिटी टाउन के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, उसकी पोस्टिंग हम आपको ना देके दूसरी जगह अगर पोस्टिंग दें तो भी आप क्या जाओगे, तो आपको सिंपल हाँ ही बोलना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और इनकेस अगर वो बोलते हैं CIR की पोस्ट ना मिलके अगर आपको ALT की पोस्टिंग मिलती है, ठीक है, तो भी क्या है, आप इसमें जाना चाहोगे तो भी आपको इसमें हाँ बोलना है, ठीक है। चांसेस ऐसे होते हैं कि जिस जगह के लिए आपने अप्लाई किया है वो ना मिल के और दूसरी जगह मिले, लेकिन कम चांसेस इसके भी,
लेकिन आपको दिखाना है भाई मैंने इसके लिए अप्लाई किया है तो कुछ रीज़न है इस जगह के लिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे कर दिया, तो कुछ रीज़न है जो कि ये टाउन हायर कर रहा है और मैं भी इधर ही जाना चाहता हूँ, तो इट्स लाइक मैच मेकिंग। ठीक है, ये चीज़ दिखानी पड़ेगी, अगर आपने ये दिखा दी तो भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने भी जो है उराकावा टाउन होक्काइडो के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मेरा वहाँ नहीं हो पाया और नागी टाउन में हो गया। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ यार इस टाउन में आके, और आज मैं कंपेयर करता हूँ तो भाई ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को इधर। और आपसे वो लोग पूछ सकते हैं कि एज अ कोऑर्डिनेटर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस जो है आपको यहाँ पे कल्चर शो करना पड़ेगा। तो अभी जो मैंने पहले बात करी कि 3 चीज़ें इंडिया से लेके आनी वो अलग है, उसके अलावा आप यहाँ पे जो है ग्राउंड लेवल पे कल्चर कैसे शेयर करोगे। तो मैंने बोला कि वो इस तरीके से हो सकता है कि जैसे हिंदी जो है उसकी क्लासेस में रख सकता हूँ, या इंडियन खाना में बना सकता हूँ। जापानीज़ जो है वो करी को बहुत पसंद करते हैं, तो जापानीज़ खाने के थ्रू भी हम कल्चर शेयर कर सकते हैं। या मैं इंडियन स्पोर्ट जैसे क्रिकेट हो गया, चेस हो गया, लूडो हो गया, ठीक है, वो अगर हम खेलेंगे तो उसके थ्रू भी कल्चर शेयर हो रहा है। उसके बाद मैं डांस एक्टिविटी कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, अगर हम डांस करेंगे तो भी कल्चर शेयर हो रहा है। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं या आप उनको बता सकते हो अबाउट बुक्कात्सु। बुक्कात्सु होता है कि आप लोकल कम्युनिटी में कैसे अपने आप को मिक्स करोगे। तो आप बोल सकते हो कि जो भी यहाँ पे क्लब्स होंगे या फिर गेम्स वगैरह हैं, जैसे बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गया, या जूडो की क्लासेस हो गई, या कोई भी है, ऐसे ऐसे किसी क्लब की मेंबरशिप लेके या ऐसे किसी जगह जाके ये सब चीज़ें करोगे जिससे कि आपका लोकली जो है कम्युनिटी में एंटर करके और आप लोकल कल्चर शेयर कर सकते हो। ठीक है, और अपने आप को एंगेज भी कर सकते हो आप, इस पे बेस्ट तरीका है। और ये भी पूछ सकते हैं हाउ विल जेट हेल्प यू, मतलब कि आपका जो करियर है उसमें जेट कैसे हेल्प करेगा। तो आपको बोलना है कि वही जो मैच मेकिंग मैंने आपको बताया कि अभी इस टाउन को ये रिक्वायरमेंट, ये प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के थ्रू मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, और साथ ही साथ में इतने सालों में और इस प्रोग्राम के थ्रू जो मेरे को लर्निंग मिलेगी वो किसी दूसरी नॉर्मल कंपनी में दूसरी जगह नहीं मिल सकती है, वो सिर्फ इसी प्रोग्राम में मिल सकी है। और एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे जितने भी पूरे जापान में 300-400 जेट CIR हैं, हमारा उनका ग्रुप है, तो मतलब हर सिटी के हर टाउन के जो गवर्नमेंट ऑफिस से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं जितने भी CIRs हैं, तो वो किसी कंपनी में नॉर्मल सी बातें नहीं हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हमें पूरी जापान की इन्फॉर्मेशन रहती है काफ़ी टाइम। और अगर आपने जापानीज़ में बैचलर्स करिए, मास्टर्स करिए, तो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ठीक है, कुछ जापानीज़ हिस्ट्री वगैरह, लेकिन मेरे टाइम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। और लास्ट में मैं बात करने वाला हूँ सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट जो है वो, तो वहाँ पे क्या था, 4 जापानीज़ थे, एक इंडियन थे, ठीक है, और एक जापानीज़ लेडी थी उन पाँचों में, जो कि जिसने मेरे से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। तो मैं सोच रहा हूँ यार ये बंदी क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रही है। तो मुझे पता लगा कि भाई अब लास्ट में जो है सबसे डिफ़िकल्ट टास्क जो है वो इनकी तरफ से आने वाला है। तो मेरा इंटरव्यू ऑनलाइन था, ठीक है, आपका आप लोगों का ऑफलाइन होगा। तो सिंपली क्या होगा, आपको एक रैंडम न्यूज़पेपर की कटिंग दे दी जाएगी या न्यूज़पेपर दे दिया जाएगा, जो भी होगा, ठीक है। अब आपको उसको रीड करना है तेज़ आवाज़ में, तो आपको बोलेंगे तेज़ आवाज़ में इसको रीड करो, आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद जो लेडी थी जिसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उसकी चांस थी। तो मुझे पता लगा भाई ये लेडी सिर्फ इस सेक्शन के लिए खतरनाक। उन्होंने पूरी जो न्यूज़ है वो रीड करवाई, उसके बाद उसमें से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन थे जो उसके अंदर थे, न्यूज़ के अंदर, तो वो देख रहे थे कि इस बंदे को न्यूज़ जो है कितनी इसने ग्रैस्प करी, कितनी समझ आई। उसके बाद एक जो है वो उसके बाद एक ट्रिकी क्वेश्चन होगा जो कि उसके अंदर होगा कि आप अगर इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। इस प्रॉब्लम में, इस आर्टिकल को पढ़ के आपको पता लगा इस टाउन में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आप होते तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते। तो ये मैं सोचता हूँ उस न्यूज़ में कहीं पे लिखा होगा, ठीक है, आपको खुद का अपना ओपिनियन ऐड करके और फिर आंसर देना पड़ेगा। तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था मैं बोलूँगा। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है, मतलब न्यूज़ जो है अभी चल रही है, ठीक है, अभी आपको पता होगा कि कुछ भी कंट्रोवर्सी न्यूज़ जो है उससे रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसको वैसे नहीं लेंगे आप, ट्रम्प ने जो है जो इंडिया के टैरिफ्स हैं वो बढ़ा दिए हैं, ठीक है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप एज अ जेट CIR होने के नाते क्या आंसर करोगे जापान में। या फिर अभी जो है पाकिस्तान से कुछ जो टेररिस्ट है वो इंडिया में आके उन्होंने इतने लोगों को मार दिया है, 26-27 लोगों को मार दिया है। अगर जापान में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप ऐसा जेट CIR उसका क्या आंसर करोगे। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि आपको कोई आंसर करना ही नहीं, किसी भी कंट्रोवर्सी क्वेश्चंस में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉर्स रिलेट कंट्रोवर्सी जो चीज़ें हैं या फिर ऐसी कोई भी चीज़ें हैं जिससे कि
कुछ गुस्सा बढ़ के या कुछ भी ऐसे किसी भी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो आपको बोलना है कि मैं सिंपल इसका कोई आंसर नहीं करूँगा, मैं बात को चेंज कर दूँगा, सिंपल ऐसा बोलना पड़ेगा। हालांकि बोलना तो हम चाहते हैं ना इन चीज़ों पे, यार नहीं नहीं उसने ऐसा किया वो बेकार है, और ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जो इसका ही आंसर है, तो सिंपल आप एंटरटेन नहीं करेंगे सामने वाले को, कुछ भी उसका रिप्लाई एक बार के लिए नहीं करेंगे। इंटरव्यू में यार एक बार के लिए बोलना आप लोग। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब कोई क्वेश्चन कर रहा हो तो उसको हमेशा कंप्लीट करने देना है बेसिक मैनर से। कई बार ऐसा होता है सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है, हम उसका फटाफट आंसर देने का ट्राई करते हैं। अच्छे से वेट करो, सामने वाले का क्वेश्चन खत्म हो जाए, ठीक है। आप अपना आंसर कर रहे हो, अपना आंसर करने के बाद यू कैन से इजो दिस, या ठीक है मेरा आंसर इतना ही है, तो उससे पता लग जाएगा कि हाँ ठीक है आपका आंसर खत्म हो गया। दूसरी चीज़ है कि फॉर्म में भी था कि आप ड्राइव कर सकते हो या नहीं कर सकते। जिसने भी नो कराया ना भाई, आप लकी हो सेकंड राउंड में आ गए। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मेरे को पता लगा, काफ़ी सीआईआर से बात करी अलग अलग टाउन के मैंने, तो कई बार इस बेस पे भी रिजेक्ट कर देते हैं कि आपको ड्राइविंग नहीं आती, क्योंकि आप काफ़ी रिमोट एरिया में या टाउन में जाते हो, तो वहाँ पे अगर ड्राइविंग नहीं आती है तो वैसे आपकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी, ठीक है। इनकेस किसी ने अपने फर्स्ट राउंड जो आपका हुआ एप्लीकेशन में लिखा है कि आप ड्राइव नहीं कर सकते हो, तो कोई बात नहीं, आप ये बोलना कि ठीक है मैं ऑलरेडी ड्राइविंग सीख रहा हूँ, जल्दी लाइसेंस बनाने वाला हूँ और मैं जापान में ड्राइव कर लूँगा, मैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना के लेके जाऊँगा यहाँ से और उसके थ्रू मैं ड्राइव कर लूँगा, ठीक है। ये बोलना, अगर वो पूछे तो भी ठीक है, लेकिन फर्स्ट राउंड में अगर किसी ने ड्राइविंग नहीं आती लिखा है तो कहीं ना कहीं इसको ऐड करने का ट्राई करना। उससे लास्ट में जब सारे क्वेश्चन वो लोग पूछ लेंगे आपसे, तो आपको चांस देंगे कि आपका कोई क्वेश्चन हमारे से है। तो हमेशा कम से कम एक क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाओ, ये दिखाता है कि आप इंटरव्यू को लेके कितने सिंसियर हो, ठीक है। अब वो चीज़ भी मैं बता दूंगा तो आप सब सेम क्वेश्चन पूछ लोगे, लेकिन मैंने ये कहा था कि और कैसे जो जेट प्रोग्राम है मेरे करियर में हेल्प कर सकता है, ठीक है। ऐसा शायद मैंने पूछा था, एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन कोई भी एक क्वेश्चन जो है आप प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। चैट जीपीटी मतलब बेसिकली आप इस प्रोग्राम में जा रहे हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए ना, किसी भी चीज़ से रिलेट हो सकता है वो, ठीक है। वो एक क्वेश्चन जो है उनसे ज़रूर पूछना, ये ध्यान रखो। और जो इंडियन एक्स जेट सी आई आर है, अगर उनसे आप पूछते हो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। उनसे पूछना ट्राई करना, पूछ सकते हो कि अभी तक जो है आपको सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट क्या रहा आपका, ठीक है, और क्या आप हमें एडवाइस करना चाहोगे, या आपको भी कभी होम सिक फील हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है तो थोड़ा इमोशनली होके सामने वाला बंदा आंसर करता है और वो एक इम्पैक्ट डालेगा कि वो पर्सन जो है ना, इसने यार ऐसा क्वेश्चन पूछा था मेरे से, तो उनको याद रहेगा, वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। तो इस इंटरव्यू को आप पास करते हो तो आप जापान आओगे एज अ कल्चरल एम्बेसडर। आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो एम्बेसी भी जो है ऐसे हर किसी को सेलेक्ट नहीं करेगी, आपको दिखाना पड़ेगा कि कितने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आप हो। और सिर्फ जापनीज़ ही नहीं, जापनीज़ तो ऑफकोर्स है ही, क्योंकि जापनीज़ के बिना आप जो गवर्नमेंट ऑफिस है उसमें काम कैसे करोगे, बहुत प्रॉब्लम है, आपको जापनीज़ में डॉक्यूमेंट्स भी बनाने हैं। जापनीज़ तो है ही है, प्लस कितने पैशनेट हो आप इंडिया का कल्चर जापान में शो करने के लिए, वो भी ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है। वो प्लस इस प्रोग्राम को लेके कितना सीरियस हो आप, कितनी चीज़ें आप कर सकते हो, तो बहुत अपने आप को दिखाना पड़ेगा यार आपको, सीधी बात है कि कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से आप अपने कल्चर को शेयर कर सकते हो, कितने डीप लेवल पे शेयर कर सकते हो, ग्रास रूट लेवल पे शेयर कर सकते हो, ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जैपनीज़ की प्रोफिशिएंसी से ज़्यादा भी आपको दिखाना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है, किस तरीके से स्ट्रांगली एज अ ब्रिज बन सकते हो इंडिया और जापान का। तो अगर किसी का N3 लेवल है या N2 लेवल है तो भी टेंशन मत लो, आप भी अपना ट्राई करो बेस्ट, मुझे लगता है आपका भी हो सकता है। बस आपको दिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, बाकी कल्चरल की चीज़ों से भी आप जो है इंडिया को और जापान को कनेक्ट कर सकते हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा, जो हमारा नागी CIR का इंस्टाग्राम पेज है वो एक बार आप पूरा देख के जाओ, उससे आपको पता लगेगा कि यार हम लोग अभी तक, मतलब मेरे को 8-9 महीने हो गए, क्या क्या एक्टिविटीज़ हम करते आ रहे हैं, तो उससे आपको आइडिया होगा आप भी क्या चीज़ें ऐसी कर सकते हो यहाँ पे आने के बाद। तो वो सब चीज़ें आप बोलते हो तो मुझे लगता है वो बहुत इम्पैक्टफुल है, भले आपकी जापानीज़ N1 लेवल की ना हो तो भी वो काफ़ी सपोर्ट करेगी आपको। प्लस अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में मेरे को पूछ सकते हो, या फिर ये मेरा इंस्टाग्राम है, ठीक है, इसमें भी पूछ सकते हो। और लास्ट में इंटरव्यू देने के बाद जब आप उस रूम से बाहर आ रहे होंगे, तो जस्ट बाहर आने से पहले आप ऐसे घूमेंगे, मतलब आपका फेस जो है इंटरव्यूअर्स की तरफ होना चाहिए, आप बोलेंगे अरिगातो गोजाइमाशिता और शित्सुरिता शिमास वो करके, और फिर आके धीरे गेट बंद करके और फिर आपको आना है, ध्यान रखिए। तो आई होप आज का वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो
नेक्स्ट ईयर अप्लाई करने का सोच रहे हैं, जिसका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, एसओपी जो है भाई अच्छे से बनाओ, वही सेकंड राउंड में आपका काम आएगा सबसे ज़्यादा, उसको अच्छे से पढ़ के जाना, यही बोलूँगा। और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना कैसा लगा, मज़ा आया, कुछ सीखने को मिला। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।